नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। चलिए, सिविल सेवा मार्गदर्शन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं अंजन कुमार सिंह आपका फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि बीपीएससी के लिए बजट और इकोनॉमिक सर्वे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम क्या करेंगे कि इंडियन बजट और इंडियन सर्वे को देखेंगे, यानी कि जो हमारा बजट है, भारतीय बजट, उसको देखेंगे, प्लस सर्वे को देखेंगे कि इससे क्या क्या क्वेश्चंस बीपीएससी में देखे जा सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहली चीज हम देखते हैं केंद्रीय बजट 2026-27 की मुख्य बातें हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखिए, वित्त वर्ष 2026-27 में केंद्र सरकार के द्वारा, याद रखिएगा 26-27 की बात कर रहे, इस वर्ष की बात कर रहे, टोटल बजट का अनुमान कितना है, याद रखिएगा टोटल बजट का अनुमान तो 53,47,315 करोड़ का अनुमान है। ठीक है, याद रखिएगा इसी व्यय को हम बजट भी कह सकते हैं। इसी व्यय को हम क्या कहते हैं, बजट भी कहते हैं। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत सरकार का कुल बजट कितना है, तो आंसर हमारा यही होगा। या आपसे यह पूछा जाएगा कि कुल व्यय कितना है, तो आंसर हमारा क्या होगा, यही होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हम केंद्र सरकार की कुल व्यय 53,47,315 करोड़ रहने का अनुमान है, जो 26-27 के संशोधित अनुमान की तुलना में 7.7% अधिक है। तो याद रखिएगा पिछले साल की तुलना में कितना अधिक है, पिछले साल की तुलना में 7.7% अधिक है। कुल सरकारी व्यय का 26% भाग केवल ब्याज भुगतान पर खर्च होगा, जबकि राजस्व प्राप्तियों का लगभग 40% हिस्सा भी ब्याज भुगतान में ही व्यय होने का अनुमान है। तो याद रखिएगा टोटल बजट अनुमान हमारा इतना है, 53 लाख के आसपास में। उसके बाद अगर 25-26 की बात करें तो हमारा क्या है, लगभग 7.7% इस साल अधिक है। याद रखिएगा 7.7%, यानी कि 7.7% क्या है, इस साल हमारा अधिक है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा कुल सरकारी व्यय का 26% भाग केवल ब्याज भुगतान के खर्च पे ही है, देखा जाएगा। ठीक है, यानी कि यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये सरकार के व्यय को लेकर के, जब भी हम व्यय की बात करेंगे, जब भी हम यहाँ पे एक्सपेंडिचर्स की बात करेंगे, तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका जो है राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय, दोनों को यहाँ पर हम शामिल करते हैं। तो याद रखिएगा राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय दोनों यहाँ पर शामिल होता है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्राप्तियों का मतलब क्या होता है, जो प्राप्तियां हमें राजस्व प्राप्तियां, क्लियर, और पूंजीगत प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां, यानी कि सरकार को राजस्व के थ्रू, यानी कि टैक्स के थ्रू जो प्राप्त हो रहा है, और पूंजी को बेच करके जो इनकम यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। तो याद रखिएगा सरकार ने ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियां लगभग 36,51,547 करोड़ रहने का अनुमान लगाया है, जो 25-26 के संशोधित अनुमान से 7.2% अधिक है। याद रखिएगा 25-26 के अनुसार 7.2% रहने का अनुमान क्या होगा, ये अधिक है। इस बार क्या किया गया, संशोधित अनुमान किया गया, किसके अकॉर्डिंग, 2025-26 के अगर बात करें तो उसकी तुलना में कितना अधिक है, 7.2% अधिक है। इन प्राप्तियों में कर राजस्व का सबसे प्रमुख स्रोत, जिसके 8%, याद रखिएगा जिसके 8% दर से बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है। कर संग्रह में यह वृद्धि सरकार की विकास योजनाओं और सार्वजनिक व्यय को वित्त पोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो याद रखिएगा क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है सरकार के कुल ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बारे में, तो आपको यह आंसर देना पड़ेगा। अगर पूछेगा कितना अनुमान है वृद्धि का, तो याद रखिएगा 7.2। कितना होगा मेरे बच्चों, 7.2। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि जीडीपी तो पता ही होगा आपको, यानी कि देश के अंदर जो भी कुल उत्पादन करते हैं उसके मौद्रिक मूल्य को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि बजट 2026-27 के लिए नाम मात्र, यानी कि नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर 10% रहने का अनुमान लगाया गया है। कितना लगाया गया है, 10% वृद्धि का अनुमान लगाया गया। देखिए कितना है, 10%। अच्छा, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, याद रखिएगा जब भी आपसे पूछा जाएगा नॉमिनल जीडीपी के बारे में, तो याद रखिएगा नॉमिनल जीडीपी हमेशा करंट ईयर पे निकाला जाता है, यानी कि जो हमारा प्रेजेंट टाइम में जो ईयर चल रहा है। तो नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या होता है, ये हमेशा करंट प्राइस पे निकाला जाता है। क्लियर, यानी कि जो हमारा वर्ष चल रहा है वर्तमान में। ठीक है, उसके बाद यानी लिख लीजिएगा वर्तमान
वर्ष के आधार पर नॉमिनल जीडीपी निकाला जाता है। तो नाम मात्र जीडीपी वृद्धि में वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर तथा मुद्रास्फीति दोनों का संयुक्त प्रभाव शामिल होता है। यह अनुमान सरकार की आर्थिक गतिविधियों में निरंतर वृद्धि की अपेक्षा को दर्शाता है। तो यहां पर आपको दो चीज याद रखना। पहला चीज, जब आपसे नॉमिनल जीडीपी पूछा जाएगा तो याद रखिएगा नॉमिनल जीडीपी हमेशा मेरे बच्चों वर्तमान वर्ष के आधार पर निकाला जाता है, जबकि हमारा जो रियल जीडीपी होता है यानी कि जो हमारा वास्तविक जीडीपी है, यानी किसकी बात कर रहे हैं हम, वास्तविक जीडीपी जब यहाँ पर बात करेंगे तो याद रखिएगा वास्तविक जीडीपी हमेशा वास्तविक जीडीपी हमेशा बेस ईयर, तो याद रखिएगा ये हमेशा बेस ईयर यानी कि एक ईयर माना जाता है, बेस ईयर के हिसाब से इसको निकाला जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। घाटा। घाटा का मतलब क्या होता है? सरकार को कितना आय मिला और कितना खर्च किया। अगर सरकार के पास आय कम है और खर्च ज्यादा है, इसी को क्या बोलते हैं? घाटा। क्लियर? यानी कि सरकार का इनकम कम है और खर्च ज्यादा है तो इसको क्या बोलते हैं? घाटा। तो देखिए, सरकार ने राजस्व घाटे को जीडीपी के 1.5% पर बनाए रखने का लक्ष्य रखा है, जो 25-26 के संशोधित अनुमान के समान है। वहीं राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी के 4.3 तक सीमित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो याद रखिएगा, वहीं राजकोषीय घाटा का यानी जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है उसको जीडीपी के 4.3 तक सीमित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष के 4.4 से कम है। याद रखिएगा, पिछले वर्ष से कितना है? कम है। पिछला वर्ष कितना था? 4.4 था। याद रखिएगा, पूछा जाता है पिछले वर्ष को लेकर के, तो इस बार हमारा कितना है? 4.3 है। क्लियर? क्या कह रहा है कि सार्वजनिक वित्त को अधिक संतुलित करने का प्रयास किया जा रहा है, मतलब वित्तीय अनुशासन को बनाना है कि मतलब हमारा खर्च कम हो और घाटा कम हो, जिससे क्या हो सके, देश अच्छे से काम कर सके, अपना आर्थिक बढ़ावा कर सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बजट। अब देखिए, बजट को पेश कौन करता है? आपको पता है कि बजट को पेश कौन करता है? हमारी जो अभी प्रेजेंट टाइम यानी कि वर्तमान में हमारे वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। तो यानी कि जो हमारी वित्त मंत्री है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी क्या करती है? वो बजट को पेश करती है। यानी कि जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, जो वित्त मंत्री होता है, वही बजट को पेश करता है। ठीक है, इस बार इन्होंने कुछ लक्ष्य रखा है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, बजट को कहां पेश किया गया था? कर्तव्य भवन में। बजट को कहां पेश किया गया था? कर्तव्य भवन में। ये कर्तव्य भवन और कुछ नहीं, हमारा न्यू पार्लियामेंट है। क्लियर? न्यू पार्लियामेंट है। उसके बाद अब देखिए, इस बजट में और क्या क्या बात रखा गया। पहला बजट है कर्तव्य भवन का। विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यह बजट 3 प्रमुख कर्तव्यों पर आधारित है, जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास। याद रखिएगा, इस बार का बजट 3 प्रमुख उद्देश्य पे आधारित है। पहला क्या है? जिनका उद्देश्य आर्थिक विकास। याद रखिएगा, क्या है? आर्थिक विकास। जिनका उद्देश्य क्या है? हमारा आर्थिक विकास। उसके बाद जन सशक्तिकरण। याद रखिएगा, जन सशक्तिकरण। उसके बाद समावेशी विकास। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार कितने लक्ष्यों के बारे में बात किया गया, कितने प्रमुख लक्ष्य है? तो याद रखिएगा, 3 प्रमुख लक्ष्य है, आर्थिक विकास, जन सशक्तिकरण और समावेशी विकास। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं, पहला कर्तव्य क्या था। तो पहले कर्तव्य की हम बात करते हैं। तो पहला कर्तव्य ये बोला जा रहा है कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे उत्पादकता को बढ़ाना है। उसके बाद जो हमारे यहाँ जो चुनौतियां हैं, जो वैश्विक स्तर पे जो हम हमेशा संघर्ष देखते हैं, उसको भी कम करना है। यानी वैश्विक चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था का अधिक लचीला बनाना। याद रखिएगा, अधिक लचीला बनाना और आर्थिक विकास को तेज कर सतत बनाए रखना। पूछा जा सकता है इस साल के बजट का पहला कर्तव्य क्या था? पहला कर्तव्य याद रखिएगा, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास, उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाकर वैश्विक चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक लचीला बनाना। क्लियर? अब देखिए, दूसरा कर्तव्य क्या है? दूसरा कर्तव्य ये कह रहा है कि जन सशक्तिकरण। जन सशक्तिकरण के संदर्भ में नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करना, उनकी क्षमताओं का विकास करना तथा शिक्षा, कौशल, रोजगार, स्वास्थ्य और उद्यमिता के माध्यम से उन्हें भारत की समृद्धि का भागीदारी बनाना। तो यानी कि ये सभी क्वेश्चंस यहां से पूछे जा सकते हैं। याद रखिएगा, पहला कर्तव्य क्या है, दूसरा कर्तव्य क्या है। क्लियर?
आगे बढ़ते हैं। तीसरा कर्तव्य याद रखिएगा, समावेशी विकास की बात करता है। किसका बात करता है? समावेशी विकास की बात करता है, यानी कि सबका साथ सबका विकास, उसके साथ जितने भी क्षेत्र हैं भारत के सबको आगे बढ़ाना है, सबको आगे बढ़ाना, यानी कि समावेशी विकास। ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में बात किया गया। क्या है हमारा ऑरेंज इकोनॉमी? ऑरेंज इकोनॉमी के संदर्भ में आप देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में कंटेंट क्रिएटर को लेकर के बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है, यानी कि कंटेंट क्रिएटर भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट रोल है उनका, मतलब अपना योगदान दे रहे हैं। तो याद रखिएगा ऑरेंज इकोनॉमी किससे रिलेटेड है? ऑरेंज इकोनॉमी हमारा कंटेंट क्रिएटर से रिलेटेड है। याद रखिएगा किससे? कंटेंट क्रिएटर से रिलेटेड है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा इस साल का ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दुर्लभ धातु गलियारा, यानी कि कुछ हमारे पास रेयर मिनरल्स कॉरिडोर हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब याद रखिएगा जो हमारा रेयर मिनरल्स कॉरिडोर है, यानी कि दुर्लभ धातु गलियारा के संदर्भ में बात कीजिएगा तो यहाँ पर उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, यानी कि उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में समर्पित दुर्लभ धातु गलियारा बनाने जाने का यहाँ पर बात किया जा रहा है, यानी कि इसको विकसित किया जाएगा। याद रखिएगा दुर्लभ धातु गलियारा कहां कहां पे बनेगा? उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में क्या बनेगा? दुर्लभ धातु गलियारा। ठीक है, कॉरिडोर बनेगा। उसके बाद अगर बात करें तो यहां पर देखिए नियोडीमियम, उसके बाद आगे बढ़िएगा तो आपको डिप्रोसियम, ये सभी क्या है? रेयर धातु है। इसके ऊपर काम करना है, जो कहां पे यूटिलाइज होगा? आपका विंड टरबाइन में होगा, सेमीकंडक्टर में होगा, तो ये सबका यहाँ पर उपयोग किया जाएगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। संशोधित अनुमान की बात करें 25-26 के अनुसार, तो याद रखिएगा यहाँ पे 25-26 के अनुसार जो हमारा कुल व्यय था कितना था? कितना था बताइए? जो हमारा 25-26 का मतलब 25-26 के संशोधित अनुमान के अनुसार यहाँ बताया जा रहा है कि जो हमारा अनुमान था कुल व्यय का, यहाँ पे याद रखिएगा 49,64,842 करोड़ का अनुमान यहाँ पर बताया गया है। क्लियर? तो यानी कि ये पिछले साल का डेटा भी यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछा जाता था, मतलब बीपीएससी क्या करता है हमेशा वो पिछले ईयर के क्वेश्चंस को भी पूछता है। तो ये आप याद रखिएगा, ये पिछले ईयर का डेटा है जो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बजट अनुमान 26-27 की अगर बात करें यहाँ पर, तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया था, तो इतना का हमारा बजट का अनुमान है। अब क्या है ना, इसमें कुछ चीजों को याद रखना है, जैसे प्रभावी पूंजीगत व्यय। तो याद रखिएगा प्रभावी पूंजीगत व्यय, ये एक नया वर्ड है हमारे पास है, प्रभावी पूंजीगत व्यय। इसमें क्या होता है कि जो सरकार है ना, ये जो आपकी सरकार है, सरकार खुद खर्च करती है पूंजी को बनाने के लिए, सरकार खुद खर्च करती है पूंजी को बनाने के लिए, प्लस राज्यों को क्या देती है? राज्यों को भी तो अनुदान देती है ना, मतलब राज्यों को भी कुछ पैसा देती है, यानी कि राज्यों को दिया गया अनुदान। याद रखिएगा राज्यों को दिया गया अनुदान क्या होता है? प्रभावी पूंजीगत व्यय, यानी कि सरकार ने कितना खर्च किया कैपिटल को बनाने में, प्लस राज्यों को कितना पैसा दिया, दोनों प्लस हो जाएगा तो हमारा क्या निकल जाएगा? प्रभावी पूंजीगत व्यय। क्लियर? अब देखिए इसको हम चार्ट वाइज देखते हैं, डेटा वाइज देखते हैं। अगर हम इसको डेटा वाइज बात करें तो ध्यान दीजिएगा, देखिए राजस्व प्राप्ति यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारा क्या है? राजस्व प्राप्तियां। क्लियर? तो देखिए इस साल का जो राजस्व प्राप्तियां है वो आपको यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, यानी कि 35,33,150 करोड़ के आसपास में आपको दिखेगा। फिर पूंजीगत प्राप्तियां आपको दिख रहा है, फिर कुल प्राप्ति और कुल व्यय, यही तो हमारा है टोटल बजट। कुल व्यय की अगर हम बात करें यहाँ पे तो याद रखिएगा यही तो हमारा कुल बजट है, यानी व्यय को ही हम क्या बोलते हैं? व्यय को ही हम बजट बोलते हैं, कुल खर्च को तो बजट बोलते हैं हम लोग। उसके बाद प्रभावी पूंजीगत व्यय, तो देखिए यहाँ पर कुछ फॉर्मूला को यूटिलाइज किया गया है। अगर आपसे पूछा जाएगा प्रभावी पूंजीगत व्यय कैसे निकाला जाता है, तो देखिए 12 + 13 कीजिए, यानी कि 12 में क्या है? पूंजीगत अस्थियों का सृजन प्लस पूंजीगत लेखा पर, इन दोनों को जब प्लस कीजिए तो क्या निकल जाएगा? प्रभावी पूंजीगत व्यय निकल जाएगा। देखिए ये है कुछ नहीं, आपको हम पहले ही बता चुके और अभी भी बता रहे हैं। प्रभावी पूंजीगत व्यय का मतलब ये होता है कि सरकार ने जो पैसा खुद खर्च किया पूंजी को बनाने के लिए, क्लियर, प्लस सरकार ने जो पैसा राज्यों को दिया अनुदान के रूप में, यानी कि सरकार ने राज्यों को जो पैसा दिया अनुदान के रूप में, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या निकल जाएगा? हमारा प्रभावी पूंजीगत व्यय। राजस्व घाटा की बात करें तो राजस्व आय माइनस राजस्व व्यय क्या निकल जाएगा? राजस्व घाटा। ठीक है, फिर प्रभावी पूंजीगत यानी कि प्रभावी राजस्व घाटा, फिर राजकोषीय घाटा की हम यहाँ पे बात करते हैं। क्लियर? याद रखिएगा ये सभी डेटा हमारे पास है
तो डेटा पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है, बस बजट का याद रखिएगा, डेटा यहां से बजट का पूछा जाता है। अब आगे हम बढ़े तो देखिए यहां पर है घाटे का सार, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें सबसे पहले राजकोषीय घाटा, तो इस बार राजकोषीय घाटा हमारा कितना है 4.3। राजकोषीय घाटा हमारा कितना है 4.3। पिछले साल कितना था हमारा 4.4, यानी कि राजकोषीय घाटा क्या हुआ है, कम हुआ है। क्या हुआ, राजकोषीय घाटा हमारा कम हुआ है। अब आते हैं राजस्व घाटा। राजस्व घाटा की हम बात करें तो हमारा कितना है राजस्व घाटा 1.5, यानी कि पिछले साल भी एक समान था, यानी कि राजस्व घाटा हमारा क्या है, इक्वल है, समान है, एक समान है। प्रभावी राजस्व घाटा की बात करें तो 0.6 और 0.3, ठीक है, ये घट गया है। उसके बाद प्राथमिक घाटा की बात करें तो ये कितना है 0.7, ये भी क्या हो गया है, कम हो गया, यानी कि प्राथमिक जो घाटा हमारा वो भी क्या हो गया है, कम हो गया है। क्लियर। चलिए ये देखिए, अगर हम यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट की बात करें, अगर हम यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट की बात करें, देखिए ये हमारा फिस्कल डेफिसिट है। तो देखिए फिस्कल डेफिसिट हम बात करते हैं 2024, 25 और 26। तो देखिए फिस्कल डेफिसिट 4.8, 4.4 और 4.3, यानी क्या हो रहा है, ये घटता चला जा रहा है हमारा। जो हमारा फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा क्या हो रहा है, घटता चला जा रहा है। राजकोषीय घाटा हमारा क्या हो रहा है, घटता चला जा रहा है। उसके बाद रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो ये देखिए 1.7, 1.5 और 1.5, ये आपको इक्वल दिख रहा है ना, आपको एक समान दिखेगा। तो यानी कि राजस्व घाटा हमारा क्या है, एक समान है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो देखिए जब भी हम इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की बात करेंगे यानी कि प्रभावी घाटा की बात करेंगे तो ये देखिए इसमें भी क्या हो रहा है 1.6 और 1.3 आपको दिख रहा है, ये भी घट रहा है। उसके बाद लास्ट हमारा आता है प्राइमरी डेफिसिट, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्राइमरी डेफिसिट की बात करें तो याद रखिएगा ये हमारा कितना है 1.8 और 0.8, 0.8 और फिर 0.7। तो ये जो हमारा 0.7 है, तो याद रखिएगा ये इस वर्ष का डेटा हमारे पास है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बजट का संवैधानिक आधार आपको पता ही होगा, आर्टिकल 112 के तहत बजट के बारे में बात किया गया, जिसमें याद रखिएगा हमारे संविधान में बजट को क्या बोला गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण। याद रखिएगा संविधान में क्या बोला गया, वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में चर्चा किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इससे कुछ घटक है, जैसे राजस्व प्राप्तियों का मतलब क्या है, सरकार को कहां से पैसा प्राप्त हो रहा है, यानी कि सरकार को पैसा कहां से मिलता है, टैक्स से मिलता है, जीएसटी से मिलता है, इन सभी चीजों से सरकार को पैसा प्राप्त होता है। और अगर यहाँ पे व्यय की बात करें तो सरकार खर्च कहां पे कर रही है, तो याद रखिएगा सरकार यहाँ पे खर्च कहां पे कर रही है। तो याद रखिएगा जब सरकार यहाँ पे खर्च कर रही है तो कहां पे खर्च करेगी, तो ये आपको सब्सिडीज देती है, यानी कि जो सरकारी खर्चा होता है अपने दैनिक जीवन में सरकार जो खर्चा करती है इसको क्या बोलते हैं, राजस्व व्यय बोलते हैं इसको। क्लियर। ये सब चीजें बेसिक है। चलिए आगे देखते हैं। पूंजीगत प्राप्तियां, यानी कि पूंजी को बेच करके सरकार जो आय की प्राप्ति करती है, पूंजी को बेच करके सरकार जो आय की प्राप्ति करती है उसको क्या बोलते हैं, पूंजीगत प्राप्तियां। चलिए पूंजीगत व्यय, पूंजी को बनाने के लिए सरकार जो खर्च करती है, पूंजी को बनाने के लिए सरकार जो खर्च करती है उसको क्या बोलते हैं, पूंजीगत व्यय। अब देखिए राजकोषीय नीति की बात करें, फिस्कल डेफिसिट की हम यहाँ पे बात करते हैं, तो देखिए फिस्कल डेफिसिट के तहत यहाँ पर एक एक्ट लाया जाता है, एफआरबीएम एक्ट, यानी कि राजकोषीय घाटा को कम करना है। राजकोषीय घाटा को कम करना है तो लाया गया था एफआरबीएम एक्ट, यानी कि फिस्कल पॉलिसी के संदर्भ में। अब ये एफआरबीएम एक्ट हमारे पास क्या, याद रखिएगा ये जो हमारा एफआरबीएम एक्ट है जिसके तहत ये बोला जा रहा है कि राजकोषीय घाटा हमारा घटते चला जाना चाहिए। क्लियर। अब देखिए ये प्रॉपर सर्वे की बात करते हैं। सर्वे की अगर बात करें तो इस बार हमारा प्राथमिक अग्रिम अनुमानों के अनुसार जो हमारा वर्ष 25-26 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि, वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.4 रहने का अनुमान है। याद रखिएगा वास्तविक जीडीपी वृद्धि जो हमारा है कितना रहने का अनुमान है, 7.4 रहने का अनुमान है, जबकि सकल मूल्यवर्धन की अगर बात करें तो 7.3 रहने का अनुमान है। याद रखिए क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि 25-26 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितना हमारा 7.4 रहने का अनुमान है। क्लियर। अब देखिए ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सर्वेक्षण के अनुसार भारत की संभावित विकास दर यानी कि ग्रोथ रेट कितना है, 7% है। कितना है, 7%। वित्त वर्ष 26-27 में वास्तविक जीडीपी जो है 6.8 रखा गया है। कितना, 6.8 से लेकर के 7.2% के बीच रहेगा वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर, वास्तविक जीडीपी
वृद्धि दर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 24-25 में केंद्र सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां जीडीपी के 9.2% तक पहुंच गई है। याद रखिएगा 24-25 का ये डेटा है जो आपसे पूछा जाता है, कितना पहुंच गया है 9.2, क्या पहुंच गया है कुल राजस्व प्राप्तियां। क्लियर। यानी कि देखिएगा जो महामारी पूर्व औसत लगभग 8.5% से अधिक है, इससे स्पष्ट होता है कि इस बार टैक्स बहुत ज्यादा पे किया गया है। अच्छा आपको बता दें जो इस बार टैक्स यानी कि पिछले बार की अगर हम बात करें तो पिछले बार टैक्स देने का जो संख्या था वो कितना था 6.9 करोड़ लोगों ने टैक्स पे किया था, और इस बार ये हो गया है लगभग 9 करोड़। तो याद रखिएगा इस बार टैक्स जिन्होंने पे किया है टोटल कितने हैं 9 करोड़ लोग हैं जिन्होंने टैक्स को पे किया है। पिछले साल की अगर बात करें तो 6.9% यानी कि 6.9 करोड़ लोगों ने क्या किया था यहाँ पर टैक्स को पे किया था। याद रखिएगा ये भी आपसे लाइन पूछा जा सकता है कि वर्ष 21-22 के अकॉर्डिंग अगर चले तो 6.9 ठीक है करोड़ लोगों ने क्या किया था टैक्स को पे किया था, इस बार लगभग 9 करोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा हमारा एनपीए घट गया है, कितना एनपीए हमारा हो गया 2.2% हो गया। एनपीए घटकर कितना हो गया 2.2% हो गया है। क्लियर। चलिए शुद्ध एनपीए की बात करें तो कितना हो गया हमारा 0.5 आ गया। शुद्ध एनपीए की बात यानी कि नेट एनपीए की बात करें, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करें कितना हो गया हमारा 0.5% हमारा हो गया है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये सब रिवीजन चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, यानी कि हमारा प्रॉपर सिर्फ रिवीजन का क्लास है। क्लियर। चलिए अब देखिए कृषि क्षेत्र की बात करें तो अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर भी इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिलता है। तो देखिए कृषि सकल मूल्यवर्धन की बात करें तो पहली छमाही में 3.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। कितना 3.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। क्लियर। उसके बाद देखिए अगर बात करें पशुधन और मत्स्य पालन में भी वृद्धि देखा गया, कितना 5.6% की वृद्धि है। तो याद रखिएगा इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में जो है प्रॉपर मत्स्य पालन और पशुधन की बात करें तो लगभग 5.6% की वृद्धि देखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनोवेशन के संदर्भ में याद रखिएगा वर्ष 2019 में भारत जो है 66वें स्थान पर था। इनोवेशन के संदर्भ में नवाचार के संदर्भ में भारत जो है 66वें स्थान पर था, लेकिन 2025 में कितने स्थान पर आ गया 38वें स्थान पर आ गया। कितने स्थान पर आ गया 38वें स्थान पर आ गया। पूछा जा सकता है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के संदर्भ में भारत 2025 में कितने स्थान पर है तो 38वें स्थान पर है। क्लियर। चलिए एक लास्ट पीडीएफ हमारे पास आ गया, लास्ट पेज हमारे पास है सेवा क्षेत्र के संदर्भ में। याद रखिएगा भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा जो है देश बन चुका है। किस क्षेत्र में सेवा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में यानी कि सर्विस के सेक्टर में। याद रखिएगा यानी कि 2005 में इसका 2% का हिस्सेदारी था, 2005 में इसका 2% का हिस्सेदारी था, लेकिन 2024 में बढ़ करके 4.3% हो गया है। क्लियर। तो क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है क्योंकि आपको पता होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा अगर किसी क्षेत्र का योगदान है तो वह है सेवा सेक्टर, यानी कि इसको क्या करते हैं तृतीय क्षेत्र बोलते हैं, टर्सरी सेक्टर बोलते हैं। क्लियर। याद रखिएगा यहां से ये चीज आपसे पूछा जा सकता है। एफडीआई के संदर्भ में भी, एफडीआई क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए। एफडीआई क्या है, जब 10% से अधिक आप इन्वेस्टमेंट करते हैं एफडीआई के तहत यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में किसी बाहरी कंपनी में, तो आप प्रॉपर क्या होते हैं एफडीआई के सेक्टर में आ जाते हैं। यानी कि जहां पर आपका इन्वेस्टमेंट 10% से अधिक होगा यानी कि आपको उसका मालिकाना हक मिल जाएगा, आप डिसीजन ले सकते हैं, उसी को बोलते हैं एफडीआई। क्लियर। तो यानी कि ये वह पॉइंट है, मतलब ये सभी चीजें करंट अपडेट है जो आपका बजट और सर्वे से रिलेटेड है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और बहुत संभावना क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। यानी वैसी चीजों का आज हमने डील किया जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे, धन्यवाद।